तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के आंकिक प्रश्न। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक बताया था। आज की वीडियो में हम 21 से देखेंगे आगे। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा हुआ है। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है पॉजिटिव होती है, 6 सेंटीमीटर हो गया। ये कह रहा है कि किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, मतलब जो वस्तु की दूरी दिया हुआ है वो 6 मीटर दिया हुआ है ना, हाँ, तो मीटर 6 मीटर हो गया। फिर बोल रहा है कि तो उस दर्पण से दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात करना है, तो भी ज्ञात करना है। तो जब आर पता है तो एफ हम ज्ञात कर सकते हैं, एफ बराबर आर बाई 2। तो आर का मान 6/2 3 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी 3 मीटर। एफ का मान आ गया तो दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो भी को ज्ञात करना है, 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f का मान कितना है, f का मान 3 है, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, u का मान -6 है, ब्रैकेट खोलेंगे। तो 1/v बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6। 1/v बराबर 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6। 3 का भाग 6 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 1 में 2, 6 का भाग 6 में तो 1, 1 का गुणा 1 में तो 1। 1/v बराबर 3/6, तो v बराबर 6/3, तो v बराबर 2 मीटर। उत्तल दर्पण दिया हुआ है, क्योंकि जब उत्तल दर्पण मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताने को कहा था, तो जब भी बराबर पॉजिटिव आया तो लिखेंगे प्रकृति में कि प्रतिबिंब सीधा आभासी व दर्पण के पीछे बनेगा। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 गुणे। तो देखो, एक सूत्र होता है ये अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन मैं वीडियो लाऊंगा उस पर जल्दी। प्रकाश का परावर्तन को होता है जैसे जिस प्रकार जब किसी वस्तु पे किरण डाली जाती है, देखो समझते हैं। मान लो ये कोई दर्पण है, ठीक, अपवर्तन संबंधी प्रश्न आ गया ना, तो थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई दर्पण है, यहाँ से किरण चली ऐसे, जब किसी दर्पण पे एकदम स्ट्रेट किरण गिरेगी, सीधी किरण गिरेगी, तो जिस दिशा मतलब जितने अंश के कोण के साथ वो आती चली जाएगी, उतने अंश के कोण के साथ वो जाती भी चली जाएगी। मान लीजिए भाई कोई टॉर्च लीजिएगा आप, जब टॉर्च को किसी शीशे पे मारिएगा, सीधे मारिएगा, तो सीधे मतलब वो कहीं पर आपको दिखाएगी नहीं, कहीं दिखेगी नहीं। नहीं तो अगर इस तरह मारिएगा तिरछा थोड़ा करके, तो कहीं पर आपको फोकस होती हुई दिखाई देगी, कहीं दीवार वाल पे, ठीक। इसलिए अगर सीधा मारा जाएगा तो उसी दिशा में लौट जाएगी, लेकिन जब थोड़ा तिरछा मारा जाएगा तो जितने अंश के कोण के साथ आएगी आपतित होगी, उतने अंश के कोण के साथ परावर्तित हो जाएगी। इसको जानने के लिए हम इसके बीच एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब का मतलब कोई एक सीधी रेखा जो इन दोनों के बीच के कोण को डिवाइड करे। एक सीधी रेखा खींच लेते हैं ऐसे, ठीक। मान लीजिए 60 डिग्री के कोण पे आपतित हुई, तो 60 डिग्री के कोण पे भी परावर्तित भी होगी। यही है परावर्तन का नियम। परावर्तन का 2 नियम है इसमें। परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण I
परावर्तन कोण आर, यही आपतित वाला कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण जो किरण जिस अंश के कोण के साथ परावर्तित होगी। तो परावर्तन का नियम याद करने का बहुत आसान तरीका है। इसमें दो नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और दूसरा नियम है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो एक ही तल पर है, एक ही तल क्या, एक ही बिंदु की, एक ही बिंदु पर है, एक ही तल भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक, अब प्रकाश, अब बात है, ये तो परावर्तन हो गया। अब अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन मान लीजिए कांच की एक स्लेब है, ठीक, कांच की एक स्लेब है, पूरा सघन, पूरा ठोस होता है ना, ये पूरा ठोस कांच की एक स्लेब है। ठीक, आपने कोई किरण ऐसे इसके ऊपर आपतित किया। ठीक, जब ये किरण आ रही है कहाँ से आ रही है? वायु से, क्योंकि वायुमंडल में वायु है, किरण वायु से आ रही है। जबकि जब इस पे कांच के स्लेब पर गिरी तो एक अभिलंब सबसे पहले खींच लेंगे, एक अभिलंब हो गया, कांच की स्लेब पर गिरी, ये अभिलंब। एक मिनट, इसको मिटा देते, पर अपवर्तन समझ रहे हैं ना, परावर्तन तो हो गया। सबसे पहले कांच की एक स्लेब बना लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कांच की एक स्लेब हो गई, पूरा ठोस। अब एक किरण यहाँ से हमने आपतित किया। ठीक, अब कोण जानना है तो एक अभिलंब भी खींचना पड़ेगा। मान लीजिए हमने अभिलंब खींच लिया। ठीक, ये हो गया अभिलंब। अपवर्तन होता है क्या, ये समझना है। ठीक, मान लो ये थीटा अंश के कोण के साथ आपतित हुई, तो ये जो है ऊपर वाला माध्यम सघन है। सघन का मतलब नॉर्मली ज्यादा, क्या कहते हैं, ज्यादा घना नहीं है, सघन है। सघन का मतलब कम घना। ठीक, तो ये ऊपर वाला माध्यम कम घना है, लेकिन जो कांच के अंदर माध्यम है वो घना है, क्योंकि कांच एक ठोस होता है और पूरा उसमें जो कांच के अणु, सॉरी, जो कांच के परमाणु होंगे वो एकदम से जुड़े होंगे, इसलिए कांच ठोस है। तो ये हो गई आपतित किरण। और अपवर्तित किरण कैसे होगी? जब, सिंपल सी बात है, जब आप सघन से विरल में जाओगे तो उसकी तरफ झुकने लगोगे। मतलब जैसे एक एक एग्जांपल से इसको समझो, जैसे कोई बाइक बाइक चलाता है, तो जब वो भीड़ में होता है तो फिर धीरे धीरे चलता है, लेकिन जैसे ही भीड़ से निकलता है तुरंत निकल जाता है, मतलब एकदम आगे स्पीड में निकल जाता है। लेकिन जब कम भीड़ से ज्यादा भीड़ में जाता है तो एकदम मतलब स्लो हो जाता है। तो उसी तरह समझेंगे, तो मतलब यहाँ पर कम भीड़ से ज्यादा भीड़ में आ गया, मतलब यहाँ पर सघन माध्यम, कम भीड़ है, और ज्यादा भीड़ में आओगे तो झुक जाओगे। ठीक, अभिलंब की तरफ झुक जाओगे, ऐसे झुकते हुए चले जाओगे। ठीक, ये बात, मतलब एक ट्रिक मैंने आपको बता दी। जैसे ऊपर कम भीड़ है, नीचे ज्यादा भीड़ है, तो जब आप कम भीड़ से ज्यादा भीड़ में जाओगे तो आप अपनी बाइक की जो स्पीड है वो स्लो कर लोगे, इसका मतलब आप झुक गए। ठीक, अब यहाँ पर अब किरण सीधा फिर निकलेगी, तो एक अभिलंब खींचते हैं। अब ये वाला ऊपर वाला माध्यम जो है वो सघन माध्यम है, नीचे वाला माध्यम विरल है। ठीक, एक मिनट, मैंने यहाँ पर सघन बोल दिया था क्या? ऊपर वाला जो माध्यम यहाँ पर वायु है, ये विरल माध्यम है। एक मिनट लिख देता हूँ, विरल माध्यम। विरल का मतलब कम घना माध्यम। ठीक, और ये हो गया सघन माध्यम। ये हो गया सघन माध्यम। तो जब सघन से विरल की तरफ निकलोगे, जब कम भीड़ से ज्यादा भीड़ के, सॉरी, जब ज्यादा भीड़ से कम भीड़ की तरफ निकलोगे तो सीधा खूब स्पीड में बाइक चलाओगे, एकदम अलग होते चले जाओगे, मतलब अभिलंब से दूर हट गई। ये भी थीटा अंश के कोण के साथ। परावर्तन का कोण, ये परावर्तन का मतलब यही है, सॉरी, अपवर्तन का मतलब यही कि वो परावर्तित नहीं होगी, बल्कि अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होकर मार्ग में उसी जाएगी, बस अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होगी। जैसे, मतलब कि जैसे ऐसे जा रही है सीधा तो थोड़ा तिरछा हो जाएगी, लेकिन परावर्तन का क्या मतलब है कि मान लीजिए ऐसे जा रही है तो सीधा उसी उसी दिशा में फिर से लौट जाएगी, लेकिन परावर्तन में ऐसा नहीं होता है, उसी दिशा में जाएगी, बस अपने मार्ग से विचलित होगी। यही है परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि मान लीजिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीधा नहीं, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो 2.25 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष
मतलब कि कोई वायु है, वायु तो दिया हुआ है, वायु तथा जल में प्रकाश की, सॉरी प्रकाश, कोई प्रकाश है जो विरल माध्यम में, उसकी कोई स्पीड होती होगी, वो इतने मतलब इतने स्पीड में चल रहा है, लेकिन जब अभी जब जब प्रकाश इस पे गिरेगा, यहाँ पे वायु से विरल माध्यम से इस कांच की स्लेब पर गिरेगा तो इसकी स्पीड कुछ और होगी, लेकिन जब कांच के अंदर से ये जो स्पीड होगी वो कुछ और होगी। उसी तरह दिया है कि मतलब कांच में कितनी स्पीड है और वायु में कितनी स्पीड है। ऊपर वाला माध्यम वायु है, नीचे वाला माध्यम कांच है, ठीक, यही वाला सवाल है। और इसका सूत्र क्या होता है कि अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, वायु में प्रकाश की चाल, बटा जल में प्रकाश की चाल। मतलब फर्स्ट वाला माध्यम जो होगा वायु होगा, नीचे वाला माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल में प्रकाश की चाल। और एक ये हो गया पहला सूत्र। और एक सूत्र बनता है कि जैसे विरल माध्यम में इतने अंश के, मान लो थीटा अंश के कोण के साथ आपतित हुई, तो परावर्तित कितने अंश के कोण के साथ होगी, तो n बराबर साइन आई बटा साइन आर, एक सूत्र ये हो गया, ठीक। मतलब कि इतने अंश थीटा अंश के कोण के साथ आपतित हुई तो कितने अंश के कोण के साथ परावर्तित होगी, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। बस दो ही सूत्र हैं, आगे अगर कोई मिलेगा तो देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः, मतलब वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु तथा जल में, मतलब वायु में इतना है और जल में, वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो ज्ञात करने को क्या बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष, वायु का मतलब एयर, एन का मतलब अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष एयर, एन का मतलब अपवर्तनांक, डब्ल्यू का मतलब वाटर, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, हम जानते हैं कि n बराबर c बटा v, जहाँ c क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और v बराबर कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है। तो सबसे पहले देखें तो n बराबर c का मान कितना दिया, वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸, ठीक। और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸, ठीक। 10⁸ जब ऊपर जाएगा तो इसका जो घात है -8 है, +8 है, वो -8 हो जाएगा। घातांक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 × 10⁸ × 10⁻⁻8 बटा 2.25, ठीक है, 2.25। तो n बराबर 3 × 10⁸, 10⁻⁻8, तो हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, कब जुड़ेंगी, जब आधार समान होगी। तो यहाँ पर आधार समान है, आधार का मतलब 10 की घात, वही 10 जो है आधार है, 10⁸ है और 10⁻⁻8 है, और गुणा में घातें जुड़ती है, तो 10⁸ 8 प्लस 10⁻⁻8 बटा 2.25। जब +8 और -8 जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब
कितना आ जाएगा 0, 10 की घात 0, 2.25। अब किसी की घात 0 होती है, किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। n बराबर 3 इंटू 1, तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा, 2.25। ठीक, दशमलव हटाएंगे, मतलब 1 और 2 अंक पे दशमलव है, जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 300 बटा 225 आ जाएगा। तो भाग दे देंगे, 300 बटा 225 एक बार में जाएगा, 225 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 75। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 750 आ गया। तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 12 का 2 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, ज़्यादा चला जा रहा है, 1 मिनट। 225 और 225 दूना कितना हो जाएगा, 450, और 450 2 बार जाएगा लगभग, तो 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 450, और 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, फिर वही 300 आ गया। तो मतलब फिर वही जाएगा, 1.21 आ रहा है, 1.21। उत्तर क्या आ रहा है इसमें, तो 1.33 आ रहा है। गलती कहाँ हो रही है, 2.25 मैंने किया, ठीक है जहाँ तक तो सही है। 3 गुणे 10 की घात 8, 2.25, इतना तक तो सही है। भाग देने में गलती हो रही है क्या, उत्तर आ रहा है 1.33। 1 मिनट, भाग फिर से देंगे। 225 का भाग देना है 300 में, 300 भागे 225, 225 एक कम 225। तो जब 300 में से 225 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75, है ना। फिर जाएगा नहीं इसमें, तो दशमलव लगा कर 0 बढ़ाएंगे, 750 आ जाएगा। 3 बार में ले जाओ, 3 बार में अगर लिया जाएगा तो 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 7, 3 दूना 6, 3 बार में चला जाएगा। मैंने 2 बार में लिए, मैं 2 बार में ले गया तो उस बार। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 4, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 6 गए कैंसिल, फिर दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो फिर वही आता चला जाएगा, तो 1.333 यही उत्तर हो जाएगा। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्यों नहीं होता, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, इसलिए कोई इसका मात्रक नहीं होता। उत्तर हो गया 1.333। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है तथा 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और दूसरा क्या दिया हुआ है, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल बराबर 2 गुणे 10 की घात 8, 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो ज्ञात क्या करना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब Ng, ए से एयर, एन का मतलब अपवर्तनांक, जी का मतलब ग्लास। तो हम जानते हैं n बराबर वायु में प्रकाश की चाल c बटा जल में प्रकाश की चाल v। n ज्ञात करना है, c का मान कितना दिया हुआ है, 3 गुणे 10 की घात 8, ठीक, और जल में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की घात 8, 10 की घात 8 जब ऊपर जाएगा तो n बराबर 3 गुणे 10 की घात 8
इंटू 2 10 की घात -8। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 गुणे 10 की घात 8 प्लस माइनस 10 की घात 8 बटा 2 प्लस माइनस माइनस, तो 3 गुणे 10 की घात 0 बटा 2। किसी की घात 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 बटा 2। जब 3 का भाग करेंगे 2 में तो आ जाएगा 1.5। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब ANG, और वायु के सापेक्ष, एक मिनट, जल का मतलब W होता है ना, वाटर। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANW ANG कितना दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, एक मिनट, सवाल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से पढ़ना पड़ेगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया ANG। फिर बोल रहा है जल के सापेक्ष मतलब WNA याद करना है। इस कंडीशन में देखो WNA का मतलब क्या हुआ कि W इस तरफ आ गया है, A इस तरफ आ गया है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, देखो, तो WNA बराबर 1/ANW। तो WNA बराबर 1/4/3 दिया हुआ है, 4/3। इस कंडीशन में 3 ऊपर जाता है और 4 नीचे रहता है, 3/4। यही आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। और जल का अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक मतलब N 4/3 है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब C, निर्वात में C जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो हम जानते हैं सूत्र N बराबर C/V। तो N पता है और V पता है। N का मान 4/3 है, C ज्ञात करना है, और जो V का मान है वो है 2.25 × 10 की घात 8। तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × C बराबर 2.25 × 10 की घात 8 इंटू 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 2.25 में कराएंगे तो 3 × C बराबर 4 का गुणा 2.25 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 10 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9 आ जाएगा, 9.000 आ जाएगा गुणे 10 की घात 8। ठीक, तो 3 × C बराबर 9 गुणे 10 की घात 8 आ जाएगा। तो C बराबर 9 गुणे 10 की घात 8/3 आ जाएगा। 3 से काट देंगे 9 को तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। यही हो जाएगी निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि जल में वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक मतलब एयर के सापेक्ष जल का मतलब वाटर और एयर के सापेक्ष कांच। ठीक, कितना दिया हुआ है 4/3 और 3/2। तो ये वाला दिया हुआ है 4/3 और ये वाला दिया हुआ है 3/2। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, जल के सापेक्ष कांच तथा कांच के सापेक्ष जल। जल के सापेक्ष कांच, जल के सापेक्ष कांच तथा कांच के सापेक्ष जल। देखो इसको समझोगे, सबसे पहले WNG ज्ञात करते हैं। तो WNG बराबर, इस प्रकार का सवाल आ जाए जब बोले WNG मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, तो जो G वाला अपर्तनांक होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो W वाला अपर्तनांक होगा उसको सबसे बाद में लिखेंगे। मतलब ये दिया हुआ है ना W वाला और G वाला, ए से ए वाला, ए जो एयर माध्यम है वो ए से ए कट जाएगा क्योंकि एयर माध्यम दोनों में है। हमको ज्ञात करना है WNG। WNG ज्ञात करने के लिए सबसे पहले G वाला लिखेंगे ना कि W वाला। सबसे पहले G वाला क्या है 3/2 और W वाला क्या है 4/3। इस तरह कंडीशन में ऊपर मतलब पास पास वाले का गुणा होता है और दूर दूर वाले का गुणा होता है। 3 और 3 आपस में दूर दूर है और 4 और 2 पास पास है। एक ट्रिक है ये। तो WNG बराबर, एक मिनट यहाँ पर बता दें, तो WNG बराबर 3 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 9 और 2 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि गुणा तो करेंगे ऊपर जाके। WNG बराबर ये हो जाएगा 9/8। अब क्या ज्ञात करना है GNW मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। तो GNW में सबसे पहले W लिखेंगे। तो W वाला कौन सा है 4/3 और G वाला 3/2। तो दूर दूर वाला का गुणा पास पास वाले का गुणा, तो 4 का गुणा 2 में हो जाएगा। तो GNW बराबर 8, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9। ये आंसर हो जाएगा 9/8 और 8/9। यही उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर होगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.50 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक मतलब एयर के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.50 है। फिर क्या बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.50 है, तो कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपर्तनांक, कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव मतलब L लिख लेंगे, लिक्विड का अपर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.61। 1.61। तो वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष मतलब एयर के सापेक्ष पारदर्शी द्रव मतलब लिक्विड का अपर्तनांक ज्ञात करना है। तो अगर मैंने जो पिछला सवाल किया था अगर उसी टाइप पे करेंगे तो देखो यहाँ पर दोनों माध्यम सेम होने चाहिए। एक माध्यम तो सेम ही होना चाहिए। सबसे पहले माध्यम सेम करेंगे तभी एन एल निकल पाएगा। तो सबसे पहले एक माध्यम सेम करेंगे। तो एक माध्यम सेम करने के लिए क्या होता है, अगर हमको इसको इस तरफ लाना है, सॉरी एक माध्यम इसमें सेम हो सकता है। जैसे जी को अगर हम इस तरफ ला दें और ए को इस तरफ कर दें तो जी और जी माध्यम सेम हो जाएगा। तो माध्यम सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमको GN A चाहिए, GN A चाहिए क्योंकि हमको एक माध्यम सेम करना है। तो GN A अगर हमको चाहिए तो 1/AN जी हम कर सकते हैं। तो GN A बराबर 1/AN जी क्या दिया हुआ है 1.5, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, 1.5 हो गया। तो AN जी का मान यही हो गया 1/1.5। तो हमको क्या ज्ञात करना है AN L ज्ञात करना है। तो AN L ज्ञात करने के लिए क्या होगा AN L, L वाला सबसे पहले लिखेंगे। L वाला क्या दिया हुआ है 1.61। 1.61। ठीक, ये हो गया 1.61। हमको ज्ञात करना है क्या
ANL 1.61 हो गया। अब G वाला क्या लेंगे, G वाला ये वाला लेंगे ना, सॉरी L वाला तो ले लिया 1.61 ये दिया हुआ है। अब A वाला लेंगे तो A वाला क्या है, 1/1.5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/1.5। 1.5 ऊपर चला जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा। ANL बराबर 1.61 इंटू 1.5। 1.61 में 1.5 का जब गुणा होगा, देखो 1.61 इंटू 1.5, 5 एकम 5, 5 अंक 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 1 का गुणा 1.6 में होगा तो 1.61 आ जाएगा। ठीक, 5 1 8 6 14 4 हासिल 1, ये हो जाएगा 2। दशमलव कितने अंक पे होगा, 1 2 अंक पे यहाँ पर दशमलव है, 1 अंक पे यहाँ पर दशमलव है, तो 2 1 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3, उत्तर कितना आ जाएगा 2.415, यही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या करना था, देखो माध्यम सेम करना था, बहुत आसान सवाल है। देखो सबसे पहले अगर हमको माध्यम एक ना एक माध्यम तो कटेगा ही, तभी तो उत्तर आ जाएगा। तो इसमें हमको ज्ञात करना था AN L। तो AN L ज्ञात करने के लिए हमको एक माध्यम सेम चाहिए। तो यहाँ पर ANG तो दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर GNL दिया हुआ था। G को मैं इस तरफ करने के लिए क्या किया, GNA को 1/ANG कर दिया। तो 1/ANG जब हो गया तो GNA मतलब ग्लास के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक निकल आया 1/1.5। तो हम अब ANL आसानी से निकाल सकते हैं। तो L, सबसे पहले L लिखेंगे, L वाला मान दिया था 1.61, और फिर A लिखेंगे, A का मान कितना निकला था 1/1.5, तो 1/1.5 कर दिए, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, बस आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो निर्वात का मतलब C। ठीक, तो C बराबर कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। यदि कांच का अपवर्तनांक, मतलब कांच ग्लास अपवर्तनांक कितना दिया हुआ 1.5, तो कांच में प्रकाश की चाल, मतलब कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल, तो हम जानते हैं n बराबर C/V होता है। n का मान कितना दिया हुआ 1.5, C का मान 3 × 10⁸, V ज्ञात करना है। V का गुणा हो जाएगा 1.5 × V बराबर 3 × 10⁸, तो V बराबर 3 × 10⁸ बटा 1.5 हो जाएगा। 1.5 दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो 30 × 10⁸ बटा 15, 15 से काट देंगे 30 को, आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में दिए गए आंकड़ों का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया हुआ है, चित्र बना लेते हैं। एक ऐसा चित्र है, ठीक, इसमें बोल रहा है कि माध्यम 1, यहाँ पर दिया हुआ है माध्यम 1, ठीक। फिर यहाँ से एक किरण आई हुई है ऐसे, फिर ऐसे, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं गई। 1 मिनट, चित्र को समझ लिए। अच्छा, ठीक, थोड़ा झुकी हुई है ऐसे, फिर थोड़ा झुकी हुई है ऐसे, फिर ऐसे निकल गई है, ठीक। और 30 अंश 45 45 60, यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पर 60 30 60, सॉरी 30 45
45 60, यहाँ पर 45 है, फिर यहाँ पर 45 है, फिर यहाँ पर 60 है, फिर यहाँ पर 60 अंश दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 30 अंश दिया हुआ। ओके, ऐसा दिया हुआ चित्र। इसमें बोल रहा है कि ये बोल रहा है माध्यम 2 है, ये वाला माध्यम सेकंड द्रव दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि माध्यम 3 सीसा, ये है माध्यम 3 सीसा। ठीक, इसमें बोल रहा है कि निम्न आंकड़ों का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब ANL बराबर क्वेश्चन मार्क और दिया हुआ है NLG। देखो इसका मतलब समझेंगे। ऊपर वाला माध्यम जो है माध्यम 1 है, मतलब निर्वात है। नीचे वाला जो माध्यम है मतलब वायु है, सॉरी द्रव है, मतलब इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। तीसरा माध्यम है जो इसमें शीशा है, मतलब ये पूरा कांच है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है। ऊपर वाला माध्यम निर्वात है। तो हमको बोल रहा है कि कांच मतलब एयर के सापेक्ष, ए का मतलब एयर के सापेक्ष, एल का मतलब लिक्विड, एयर के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक मतलब एल का मतलब लिक्विड होता है, मतलब एयर के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। और NLG का मतलब क्या हुआ, मतलब एल का मतलब लिक्विड, जी का मतलब ग्लास। तो लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक मतलब कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, ये इतना ज्ञात करना। तो हम जानते हैं सूत्र बराबर n बराबर साइन आई। जब भी कोण का मान देगा, मतलब अंश में मान देगा, तो साइन आई बटा साइन आर का सूत्र लगा देंगे। साइन आई बटा साइन आर, आई क्या है आपतन कोण, आर क्या है अपवर्तन कोण। एन बराबर, तो हमको ANL निकालना है। ANL में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपतन कोण का मान कितना है, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, यही तो आपकी हुई सबसे पहले किरण। तो आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 अंश। अपवर्तन कोण का मान कितना है, अपवर्तन कोण का मान है 45 डिग्री। अपवर्तन कोण 45 डिग्री मतलब साइन 45 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान होता है 1। ANL सॉरी साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। इस तरह कंडीशन में ऊपर ऊपर वाले का गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे वाले का गुणा हो जाएगा। तो n बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा √2/2। n बराबर √2/2, यही आंसर हो जाएगा। बुक में क्या आंसर दे रहा है, इसमें बुक में दे रहा है कि 1.225, मतलब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये इतना आ जाएगा आंसर, ये भी सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि NLG का मतलब कि लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले n बराबर, तो साइन आई, लिक्विड में सबसे पहले साइन आई क्या है 45 अंश, यही तो है द्रव, यही तो इसका अब मतलब आपतन कोण हुआ साइन 45 अंश। तो साइन 45 अंश बटा साइन 60 अंश, अपवर्तन कोण साइन 60 अंश। ठीक, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 अंश का मान √3/2। ऊपर ऊपर वाले का गुणा नीचे, नीचे वाले का गुणा। तो n बराबर 2/√2 इंटू √3। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें उत्तर दिया हुआ है 1.414। जब रूट मान रख के सॉल्व करोगे तो यही उतना उत्तर हो जाएगा। उत्तर ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 29। क्वेश्चन नंबर होगा 29 तो हो गया, 30 वो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में चित्रानुसार प्रवेश करती है। तो एक चित्र दिया हुआ है इस तरह से और ऐसे, ये बीच में अभिलंब खींचा हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री और नीचे वाला दिया हुआ है 45 डिग्री। लिखा हुआ है माध्यम 1, माध्यम 2। ठीक,
इसमें बोला गया है प्रवेश करती है दोनों माध्यमों में कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। देखो सघन और विरल माध्यम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो सघन माध्यम का मतलब होता है कि उसमें सघनता है, मतलब कि वो देसी भाषा में बोलते हैं नहीं गजिन है वही। विरल का मतलब बीड़र है, देसी भाषा में ये बोलते हैं ना, ठीक। तो साइन 30 अंश साइन 45 अंश ऐसा माध्यम दिया, इसमें पूछ रहा है कौन सा माध्यम सघन है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि सघन माध्यम जो होता है ये विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में जब किरण आपतित हुई तो 30 अंश का कोण बनाई, और यहाँ पर जब किरण अपवर्तित हुई तो ये मतलब कि 30 अंश से मतलब 30 अंश से बढ़कर 45 अंश हो गया। इसका मतलब कि जो ये अपवर्तित किरण है ये अभिलंब से दूर हट रही है, इसका मतलब ये 45 अंश हो गया। तो इस तरह कंडीशन कब होती है, जब मतलब कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण का जो कोण बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब अभिलंब से दूर हट रही है। इसका मतलब ऊपर वाला माध्यम क्या होगा, विरल, क्योंकि विरल से सघन में ही जाने पर जो होता है कि कोण का मान बढ़ने लगता है, मतलब कि जो किरण होती है वो अभिलंब से दूर हटती जाती है। तो ऊपर वाला माध्यम हो गया विरल, नीचे वाला माध्यम हो गया सघन, ठीक। इसमें बोल रहा है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपूर्णांक भी ज्ञात कीजिए। तो नीचे वाला माध्यम सघन होगा, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपूर्णांक ज्ञात करना है। तो माध्यम 1 का साइन 30 अंश दिया हुआ है, माध्यम 2 साइन 45 अंश दिया हुआ है। तो n बराबर साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2। तो √2 का गुणा 1 में और 2 का गुणा 1 का गुणा 2 में, तो यही उत्तर हो जाएगा। बुक में दिया हुआ है कि बुक में इसका आंसर दिया 1/√2, तो 1/√2 कैसे आ जाएगा, उत्तर ये भी सही है, 1/√2 ऐसे आ जाएगा, √2/2। रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परमेयीकरण, तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। तो √2 का गुणा √2 का गुणा √2 में होगा कितना हो जाएगा 2, और 2 का गुणा √2 में होगा तो 2√2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2, यही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।